कोरोना के समय जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद थे, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें हमने महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया से अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट को ऑनलाइन बुलाया, जिसमें खेती के डिफरेंट टाइप्स थे, जैसे मिलेट्स फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अलावा हमारे उस समय जो भी लोग थे, उनको बहुत सारे स्क्रीन का यूज करना प्रॉब्लम था कि बहुत सारा समय स्क्रीन के ऊपर था, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन या फिर कंप्यूटर का स्क्रीन। तो उस पे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसलिए हमने ऑनलाइन वर्कशॉप लिया पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए कि हाउ टू कंट्रोल ऑन द स्क्रीन टाइमिंग। इसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार का ऑर्गेनाइजेशन किया। और ये सब करते हुए ऐसे लगा कि हम ऐसे कुछ कर सकते कि जिसमें सभी से संवाद हो पाए। तो 15 अगस्त 2022 को हमारे महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस पर संवाद सारथी वेबिनार की शुरुआत की, जिसमें हमने तय किया कि जो भी डिफरेंटली एबल विकलांग लोग हैं, उनको आमंत्रित किया जाए और उनका चरित्र उनसे सुना जाए, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर दूसरे लोगों को कुछ नई दिशा मिले अपने लाइफ में। वो अपने जो भी विकलांग लोग हैं, वो हमेशा उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाई रहती है, तो वो सारा ऑब्स्टेकल वो कैसे हैंडल करते, अपनी कमियों को ढूंढ के उसके ऊपर कैसे हावी हो जाते हैं, और दूसरी चीज अपने लाइफ का बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और ये सब करते हुए बाकी लोगों के साथ अपने एजुकेशन हो या अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने सोशल एक्टिविटी में, अपने लाइफ में, वो कैसे क्या अपने आप को वहाँ पर अच्छा सेटल कर पाते हैं। तो ये सब हमें उनसे सीखने को मिला। और इसी दरम्यान हमारी मुलाकात जैसे जैसे अलग अलग स्पीकरों से, महानुभाव से होते गए, तो हमारे ही संवाद सारथी ग्रुप के मेंबर, उन्होंने तय किया कि हम वेबिनार सीरीज शुरू की करते हैं, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक लेके उसके बारे में लोगों को कुछ लर्निंग दे सकते हैं। तो लर्न द लॉज ये वेब सीरीज पिछले 2 महीने से हमने शुरू किया। ये सारा श्रेय हमारे सारे मेंबर्स का, टीम मेंबर्स का। और आज हम ये 5वें सेशन में हमारे आज के वक्ता एडवोकेट प्राची नीलावर मैम, जो पिछले 27 सालों से लगभग लॉयर बन के अपना सर्विस लोगों के लिए दे रही है। इसके अलावा वो अलग अलग कमिटी पे काम कर चुकी है, जैसे कि बच्चों का जो कमिटी रहता है, जो गवर्नमेंट के माध्यम से होता है, उस कमिटी में इसके अलावा महिला ओके जो अत्याचार होते हैं उस कमिटी भी पे भी मैडम काम करते हैं। इसके अलावा सक्षम परिवार में भी मैडम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये सब संभाल के, मतलब अपना लॉयर का प्रैक्टिस संभाल के, अलग अलग सोशल एक्टिविटीज में गवर्नमेंट के अलग अलग कमिटीज पे मैम पिछले 27 सालों से काम कर रही है। इन्हीं कामों की वजह से उन्हें प्रिय दर्शनी अवार्ड भी मिला है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के वक्त एडवोकेट प्राची नीलावर मैम, उनका स्वागत करता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें आज वेबिनार सीरीज के इस 5वें सेशन में हमें गाइड करे। बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश, हिंदी और मराठी। आपको जो सही लगे उसी में बात रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इट्स अ short form is RPWDA 2016. This act came under the Ministry of Social Justice and Empowerment. फर्स्ट हम थोड़ा रिकैप लेंगे पहले के एक्ट का, पहले के सेक्शंस का, बाद में हम
हम सेक्शन 10 और 11 कवर करेंगे. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एक्ट एंड एक्ट ऑफ 1995? One act is there regarding disabled, that is Person with Disabilities Act, that is 1995 Act. This act replaces by the RPWD Act 2016. Why? There are some lacunas, some difficulties, some problems are there. That was amended. That was additional properties, additional things added in this 2016 Act. This act, enforcement of this act, 15 June 2017, RPWD Act. We know that number of persons are there in India, disabled persons, almost 70 to 100 millions disabled in India. What is the statistical graph says that 70 to 100 millions disabled are in India only. And under the Act 1995, there are only 7 disabilities covered, but this Act covered 21 disabilities. In this disabilities, one effective and important disability added, that is acid attack victims. Acid attack victim, that was added because क्योंकि एसिड अटैक होने के बाद वो पर्सन डिसेबल ही बन जाता है. उसका रेगुलर डे टू डे रूटीन नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है. अगर कहीं जाता है तो अब एसिड किस बॉडी के पार्ट पे है उस हिसाब से उसकी डिसेबिलिटी ये हो जाती है. तो इसीलिए वो भी इसमें ऐड किया है. अब ये एक्ट हमको क्या प्रोवाइड करता है? द राइट टू इक्वेलिटी एंड अपॉर्चुनिटी. व्हाट इज इक्वेलिटी? हम बोलते हैं ना कि हम सब समान है. इक्वेलिटी, मैन वुमन सब सेम है. एन अपॉर्चुनिटी, एक संधि देता है, संधि सब करने की संधि देता है. इनहेरिट एंड ओ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरेदी करना और वारसा हक्क, वारसा मराठीमध्ये ज्याला वडिलोपार्जित प्रॉपर्टी म्हणतात, त्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या अक्वायर करणे, घेण्याचे जे अधिकार आहे, प्रॉपर्टी लेने के अधिकार है, घर के अधिकार है, फैमिली के अधिकार, रिप्रोडक्टिव राइट्स है, ये सब अधिकार हमको ये एक्ट ने दिए हैं. वाई दिस राइट्स आर गिवन? क्योंकि डिसेबल है इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम ह्यूमन बीइंग नहीं है. हम डिसेबल है तो हम ह्यूमन बीइंग है. सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ह्यूमन बीइंग को दिए, उसी तरह डिसेबल को ह्यूमन बीइंग होने के कारण सभी राइट्स प्रोवाइड किए हैं. तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि ये दिव्यांग है इसलिए दिव्यांग इसको इसमें नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है. तो ये भी इसमें इंक्लूड किया है. एक्चुअली आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 6 to 18 years का ये था कि एजुकेशन, फ्री एजुकेशन का था, 6 एट द एज ऑफ 6 to 18 years. डिसेबल के लिए 18 years है, लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए 6 to 14 years. दैट मीन्स 4 years इंक्रीज की है डिसेबल पर्सन की. मीन्स नॉर्मल पर्सन का राइट टू फ्री एजुकेशन 6 to 14 है, लेकिन डिसेबल पर्सन का राइट टू पर्सन 6 to 18 years है. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ने ये एक्ट ये किया है. अभी हाल ही में इसमें एसेसिबिलिटी मीन्स दिव्यांगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस, यहाँ पे अगर काम करना है, काम करते वक्त जो भी दिक्कत आती है, वो दिक्कत को कंसीडर करके एसेसिबिलिटी होना चाहिए. इसलिए गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं, और मार्केट प्लेस, शॉप्स वगैरह वो एसेसिबल होना चाहिए. एसेसिबल होना चाहिए मीन्स रैम्प्स होनी चाहिए, व्हील चेयर इजीली मूव कर पाए, ब्रेल लिपि में वर्ड्स होने चाहिए. हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए विजुअलाइज होना चाहिए, साइन विजुअलाइज होना चाहिए. ब्लाइंड लोगों के लिए ब्रेल लिपि का यूज होना चाहिए. इस प्रकार एसेसिबिलिटी हर एक जगह पे, पब्लिक प्लेस, प्राइवेट प्लेस, शॉप्स, मार्केट, बैंक्स, हर जगह होना चाहिए, ऐसा इस एक्ट में बताया है. अभी ये एक्ट अभी ये एक्ट आया है, तो इसमें क्या है कि रिजर्वेशन जो है 1995 के एक्ट में डिसेबल पर्सन का रिजर्वेशन 3% था, लेकिन इस एक्ट में 2016 के एक्ट में 4% हो गया. और इसके बाद में 21 डिसेबिलिटीज होने के बावजूद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता
है कि और कुछ डिसेबिलिटीज ऐड कर सकते हैं, दैट कैन आल्सो बी एडेड। ये भी इसमें प्राविधान रखा गया है। अभी ये जो डिसेबिलिटीज है, तो इस डिसेबिलिटीज में कुछ डिसेबिलिटीज ऐसी होती है, वो हिडन डिसेबिलिटी होती है। हिडन मीन्स रक्त बाधित डिसेबिलिटीज है ना, ब्लड रिलेटेड डिसेबिलिटीज, दैट इज थैलीसीमिया, सिकल सेल, होमोफीमिया वगैरह, दैट और हिडन डिसेबिलिटीज। देन हियरिंग इम्पेयर्ड है, वो जनरल पब्लिक को दिखेगा नहीं है हियरिंग इम्पेयर्ड है, जब तक वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक। ब्लाइंड तो दिख जाएंगे, ऑर्थोपेडिकली दिख जाएंगे। तो ये जो हिडन डिसेबिलिटी, इसके बारे में भी इसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि हिडन डिसेबिलिटी है, फिर भी उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। अभी जो ये एक्ट है, ये एक्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नाही, कोणाच्या याच्यामध्ये भेदभाव नाही, कोणी उच्च कोणी नीच, कुठल्या जातीचं काय ते नाहीये, दिव्यांग आहे, नॉर्मल पर्सन आहे, मेन आहे, वुमन आहे, हे असा भेदभाव या ऍक्ट मध्ये दिलेला नाही आहे। त्याच्यानंतर इक्वेलिटी अँड अपॉर्च्युनिटी आहे, ऍसेसिबिलिटी आहे, इक्वेलिटी बिटवीन मेन अँड वुमन आहे। या सगळ्या गोष्टी या ऍक्ट मध्ये प्रदान केलेल्या आहेत। आतापर्यंत आपण घेतले होते 9 चॅप्टर्स, आता आपल्याला घ्यायचं आहे 10वा चॅप्टर, 10th चैप्टर। व्हाट इज 10th चैप्टर? हम दिव्यांग है तो हम दिव्यांग है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, उसी तरह दिव्यांगों के लिए एक कार्ड होता है, डिसेबिलिटी यूडीआईडी कार्ड होता है, डिसेबिलिटी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ये होता है। तो वो जो ये है डिसेबिलिटी कार्ड जो है, वो कार्ड जो है उस बारे में ये चैप्टर 10th है। चैप्टर 10th क्या है कि सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटीज। हम डिसेबल है, इसका सर्टिफिकेशन कौन देगा? हम डिसेबल है, इसका सर्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किए हैं, गाइडलाइंस नोटिफाई किए हैं, और उस गाइडलाइन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किए है किसको किसको देना है। तो हमारे यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई ये मेडिकल ऑफिसर वगैरह उनको प्रदान किए हैं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिए, वो भी लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उसी हिसाब से दिया है। तो हमारे यवतमाल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड को ये गाइडलाइंस दिए है, उसी हिसाब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने के उनको दिया है। अब डिसेबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट? दैट सर्टिफिकेट सेज that this person is this much disabled, 40%, 57%, 60%, that disability is mentioned in that certificate. Then that disability is mentioned in that certificate, plus the type of disability, what is a deaf and dumb, blind, orthopedically, 100%, 20%, 50%, 80%, 90%, क्यूरेबल, नॉन क्यूरेबल, ये सब चीजें ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में लिखे हुए होते हैं। अभी क्या बोला है उन्होंने? डेजिग्नेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो कौन होता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेजिग्नेट करते हैं, उनको रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथॉरिटी करके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करता है, कंपेटेंट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। अब क्या होता है, ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नोटिफाई करता है गवर्नमेंट कि कौन से पर्सन को किस ज्यूरिडिक्शन, न्याय क्षेत्र, ज्यूरिडिक्शन मीन्स न्याय क्षेत्र, किस व्यक्ति को कौन से न्याय क्षेत्र में है। डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिडिक्शन विद इन विद द टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट टू बी सर्टिफाइंग ऑफिशियल परफॉर्म इट सर्टिफिकेशन। तो वो सर्टिफाइड ऑफिसर जो है वो अपना काम कौन से ज्यूरिडिक्शन में क्या न्याय क्षेत्र में करेगा वो मेंशन किया रहता है डेजिग्नेशन में। तो अब सर्टिफिकेशन जो होता है, तो हम अप्लीकेशन करते हैं, सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लीकेशन करते हैं, तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट, हमको वैसे वहां पे वो बताते हैं हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमारा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए वो हमारे पूरी मेडिकल चेकअप होता है वहां। तो वो प्रोसीजर, अभी प्रोसीजर क्या है सर्टिफिकेशन की?
तो प्रोसीजर ऐसी है कि वो वहां पे जाने के बाद एनी पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ऐसे नहीं कि नॉर्मल पर्सन ने जाके बोल देना है कि मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए करके, नॉर्मल पर्सन जाके बोल नहीं सकेगा। स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी शुड बी देयर, मीन्स कुछ तो भी दिव्यांगत्व का उस व्यक्ति में होना चाहिए। विदाउट दैट ही कैनॉट अप्रोच फॉर द सर्टिफिकेट। ओके, एनी पर्सन विथ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में अप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट ये अप्लाई करेंगे और वो गाइडलाइंस के हिसाब से 56 में जो गाइडलाइंस दिया है सेक्शन, वो हिसाब से करेंगे। अब ये सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करेंगे, जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, उनको जो अपने प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और उसी हिसाब से इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी टू सच पर्सन इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जैसा हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड में हमारा क्या रहता है कि नाम, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये हमारा स्पेसिफाइड मेंशन किया रहता है। उसी तरह स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उसमें हमारा नाम, हमारा ये डिसेबिलिटी क्या है ये होता है। उसके बाद में हमारा डिसेबिलिटी जो है, तो डिसेबिलिटी का प्रकार कौन सा है, कितना परसेंटेज है, वो सब मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद कितना परसेंटेज है डिसेबिलिटी वो देता है, वो सब वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। अब ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए हमने एप्लीकेशन करने के बाद हमारा सर्टिफिकेट हमको इशू किया जाता है। अभी जो सर्टिफिकेट हमको इशू किया जाता है, तो जिसको स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है उनको ही इशू किया जाता है, जिनको स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी नहीं है उनको इशू किया नहीं जाता है। और दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड अक्रॉस द कंट्री। अभी इसमें एक यूडीआईडी, यूडीआईडी जो यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है, वो वो पूरे अक्रॉस द कंट्री चलता है। पहले गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसके बाद में यूडीआईडी का सर्टिफिकेट निकलता है। यूडीआईडी का सर्टिफिकेट लेने के बाद हम अक्रॉस द कंट्री वो यूज कर सकते हैं। ओके, अभी हम जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो डॉक्यूमेंट, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम आया तो वो जो है, तो वो क्या करेंगे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रिजेक्ट करेंगे। अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट कर, सुनीता मॅडम, तुम्हाला पण त्यांचा आवाज येत नव्हता ना? नाही सर, मला पण येत नाही. ओके. प्राची मॅडम अनम्यूट करा. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम, अरे याला बघू, नेटवर्कचा इश्यू आहे बहुधा। मराठी हिंदी, हिंदी कंपल्सरी आहे की मराठी बोललं तर चालेल? चालेल चालेल, बोला मराठी. कारण हिंदी मलाच प्रॉब्लेमॅटिक होत आहे ओके थोडं, ओके. फ्रँकली सांग। अपील जी असते, अपील जर आपल्याला एखाद्या व्यक्तीचं डिसिजन पटलं नाही, आपल्याला असं वाटतं की आपल्या बाबतीत काहीतरी म्हणजे सर्टिफिकेट देताना म्हणजे यांनी काहीतरी म्हणजे आपला पॉइंट जो आहे तो कन्सिडर केला नाही, तर अपील करायचे आपल्याला जे अधिकार आहेत, तर अपील करायचं, मग अपील करायचं कुठे, तर सिनियर याला, सिनियर त्याच्यापेक्षा सिनियर याला, तर मग अपील जर करायचं तर किती, विदिन 90 डेज मध्ये अपील करावं लागेल तुम्हाला। अपील मग आपले
काय प्रॉब्लेम होता, मी कसा परफेक्ट आहे आणि मला का सर्टिफिकेट दिलं नाही, असं त्याच्यात हे दाखवावं लागेल. आपले मेडिकल सगळे डॉक्युमेंट ते सगळे लावावे लागेल आणि त्यांचा जो सर्टिफिकेशन ऑथॉरिटीचा जो आदेश आहे, यांना सर्टिफिकेट रिजेक्ट करण्यात आलेला आहे वगैरे वगैरे, तर तो आदेश त्याला लावावा लागेल. आणि ही जी अपील असते, ही अपील केल्यानंतर विदिन 60 डेज ती डिसाईड करावी असं सुद्धा प्राविधान याच्यामध्ये, या कायद्याच्या याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे, अपीलच्या सेक्शन मध्ये. तर आता हे जे आहे सर्टिफिकेशन म्हणजे काय, तर आपल्याला जे डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट जे आपलं असतं, ते डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट म्हणजेच ते सर्टिफिकेशन आहे. तर डिसॅबिलिटी सर्टिफिकेट मिळवण्यासाठी आपल्याला कुठे जावं लागेल, तर गव्हर्नमेंटनी, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी ज्या गाईडलाईन्स दिल्या, जे स्पेसिफाईड केलेल्या आहेत, त्या ठिकाणी जावं लागेल. म्हणजे आपल्या गावामध्ये काही ठिकाणी तालुका प्लेसला तालुका मेडिकल ऑफिसर असतात ना तिथे, किंवा गव्हर्नमेंटच्या याच्यात मेडिकल ऑफिसर किंवा मेडिकल बोर्ड, या असे ते स्पेसिफाय केलेले असतात. त्याच्याप्रमाणे तिथे जाऊन हे सर्टिफिकेट आपण सर्टिफिकेटसाठी अप्लाय करू शकतो. होप तुम्हाला एवढं समजलंय. येस मॅम. एवढं समजतंय का सर? हो हो हो, ओके आहे ना? समज या. नाव हिअर आपण इथे 10वा चॅप्टर संपवलेला आहे. आता आपण जातोय 11व्या चॅप्टर मध्ये. आता हा 11वा चॅप्टर आपल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी इतका इम्पॉर्टंट नाही आहे. ऍक्च्युली इम्पॉर्टंट नाही म्हणता येणार, इम्पॉर्टंट सगळेच चॅप्टर आहे. पण या चॅप्टर मध्ये काय म्हटलेलं आहे, की या चॅप्टर मध्ये सेंट्रल अँड स्टेट ऍडव्हायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी अँड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, या कमिटीज आहेत या चॅप्टर मध्ये. तर सेंट्रल लेवलवरची जी कमिटी असते, ते सेंट्रल ऍडव्हायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी आहे, स्टेटचं स्टेट ऍडव्हायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, आणि डिस्ट्रिक्टचं डिस्ट्रिक्ट ऍडव्हायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, अशा कमिटीज आहे. मग सेंट्रल गव्हर्नमेंट, केंद्र सरकारचं सेंट्रल गव्हर्नमेंट, तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी ही नोटिफिकेशननी ही जी केलेली आहे, तर याची संरचना दिलेली आहे. संरचना म्हणजे या कमिटीमध्ये कोण कोण असायला हवं. तर त्या कमिटीमध्ये कोण कोण असायला हवं, त्यांनी म्हटलेलं आहे, मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेअर्स इन द सेंट्रल गव्हर्नमेंट चेअरपर्सन. तर सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या अंडर डिसेबिलिटी मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ डिसेबिलिटीच्या याच्या संदर्भात जे मिनिस्टर अफेअर्स, डिसेबिलिटी अफेअर्सचे जे मिनिस्टर आहेत ते, त्याच्यानंतर स्टेट इनचार्ज, स्टेटचे मिनिस्टर किंवा व्हाईस चेअरपर्सन, मेंबर ऑफ पार्लमेंट whom two shall be elected by लोकसभा. 2 मेंबर ऑफ पार्लमेंट ते लोकसभेद्वारा इलेक्टेड आहे आणि 1 राज्यसभेद्वारा. हे आणि ही जी हे आहे, ही कमिटी, आणि नंतर त्याच्यामध्ये हे पूर्ण ऍरे दिलेलं आहे. मग याच्यामध्ये म्हटलंय, मिनिस्टर इनचार्ज ऑफ डिसेबिलिटी अफेअर्स ऑफ ऑल स्टेट्स अँड ऍडमिनिस्ट्रेटर्स, त्याच्यानंतर सेक्रेटरीज टू गव्हर्नमेंट, सेक्रेटरी नॅशनल इन्स्टिट्यूट प्राची ऑफ मैम, ट्रांसफॉर्मेशन इन प्राची मैम, इंडिया. आपको रिक्वेस्ट है, हिंदी में हम्म, बात कीजिए। हम्म, इंग्लिश और हिंदी में। ओके. इंग्लिश चालेल का? यस यस। इंग्लिश चालेल. या। Okay. See, there are central and state and district level committees that was formed for the persons with disability. Their rights, their rights, and that committees are the Constitution of Central Advisory Board on Disability. That is, Constitution means संरचना. त्यांची रचना, त्याच्यामध्ये कोण कोण असेल, हु आर द पर्सन इन दॅट कमिटी. सेंट्रल ऍडवायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी में कौन कौन होता है? The सेंट्रल गवर्नमेंट शाल बाय नोटिफिकेशन किस किस को ऐड कर सकती, तो दे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शाल कंसिस्ट ऑफ, कौन है? मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स से रिलेटेड मिनिस्टर है वो. देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज, सेंट्रल के मिनिस्टर, देन स्टेट के मिनिस्टर, देन 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 2 elected by Lok Sabha and 1 Rajya Sabha. Then Minister in charge of disability affairs of all states and administrators or lieutenant governors of the union territories. ये सब पर्सन्स वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, CABD, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड,
Central Advisory Board on Disability, then State Advisory Board on Disability, then District Advisory Board on Disability. Now we are discussing about Central Advisory Board on Disability. Central Advisory Board में और secretaries to government of India in charge of the minister or departments of disability affairs, social justice, empowerment, school education. See, secretaries to government related to what? Related to minister department, related to Divyanga. Divyanga means what? Divyanga, disabled person. That related to school related, then higher education, then women and child development, then expenditure, personal and training. याच्यामध्ये सेक्रेटरी हे ज्या फील्ड मध्ये दिव्यांग आहेत त्या फील्ड मध्ये लोक याच्यामध्ये ऍड केलेले असतात. गॉट इट? देन रिहॅबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया मेंबर चेयरपर्सन होता है. देन चेयरपर्सन नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल palsy, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज. देन चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. चेयरमैन के मैनेजिंग डायरेक्टर आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन. सी, हमने यहां तक देख लिया है कि सब रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, वो. देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आरोग्य, वहां के मेंबर. देन रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां के मेंबर. देन नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल सीपी एंड मेंटल रिटार्डेशन, उनके जो मेंबर है वो. देन नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके मेंबर. सी, ये जो बोर्ड है, बोर्ड फॉर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर डिसेबिलिटी, ये बोर्ड में 21 डिसेबिलिटी से रिलेटेड वर्क करने वाले लोग हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो. ये सब एरे अगर ये हो, ये सब इतना हम लोग भी ध्यान नहीं रख सकते, वो पढ़ने के बाद देख के हम ये कर सकेंगे. तो ये सब है, तो मैं एक बार पूरा पढ़ देती हूँ. डिसेबिलिटीज में काम करने वाले जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं वो सब इसमें ऐड होते हैं. देन चेयरमैन रेलवे बोर्ड मेंबर. अब रेलवे बोर्ड मेंबर क्यों ऐड किया है ऐसा लगेगा हम लोग को, तो रेलवे में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उसके लिए भी उनका भी इंक्लूजन होना चाहिए. फिर एसडी का भी होगा, आगे आगे आएंगे. डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मेंबर्स. सी, हम दिव्यांगों के लिए काम करने वाले 21 डिसेबिलिटीज तो है, इसके बाद में हम 21 डिसेबिलिटीज दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करें तो उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी विचार करना पड़ेगा हमको. तो विचार करने के लिए एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग मिनिस्ट्री के भी लोग है उसमें, है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मेंबर भी है उसमें. देन डायरेक्टर नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो दिव्यांग एजुकेशनल रिसर्च करना चाहते हैं उसमें उसके लिए भी वहां के भी लोग हैं. देन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी. देन मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र मेंबर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. Why medical council of India is there? They shows that this person is disabled and that disability, the problem that caused because of disability, and for that this person needs employment, this person needs education, this person needs the help through government with this central advisory board for disability. देन ये सब एरे है. अभी हम जब इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर डिसेबिलिटीज का डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें फिर हर जगह के मेंबर्स हैं, मुंबई, कोलकाता, कटक, न्यू दिल्ली, सिकंदराबाद, देहरादून, देन चेन्नई, बेंगलोर, इसके भी डायरेक्टर्स ऑफ इंस्टीट्यूट में इनके भी सब ये है. तो ये जो मेंबर्स है, मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड, अब ये मेंबर्स कौन नॉमिनेट करता है? दैट वाज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Out of these persons, the 5 members were experts in the field of disability and rehabilitation. Why there is a need of rehabilitation? हम दिव्यांग की जब बात कर रहे हैं तो दिव्यांगों को सिर्फ सेटल नहीं करना है, तो उनका रिहेबिलिटेशन भी करना है. The different types of rehabilitation that was considered by this board. रिहेबिलिटेशन में हम दिव्यांगों के लिए क्या कर सकते हैं वो भी ये बोर्ड कंसिडर करेगा. 5 members who are experts in field of disability and rehabilitation, then 10 members as far as practicable. 5
डिसेबिलिटी और रिहेबिलिटेशन वाले रहेंगे, और 10 क्या रहेंगे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी टू रिप्रेजेंट। देखो इसमें हम आ सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी टू रिप्रेजेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज कंसर्न विद डिसेबिलिटीज और डिसेबल पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस। जो एनजीओ डिसेबल के लिए काम करती है वो डिसेबल के उसमें 10 मेंबर्स उसके वो बोर्ड, डिसेबिलिटी बोर्ड में रहते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड उसमें ये दिया है एटलीस्ट 5 मेंबर बी वुमन। 5+10, 5+10 ऐसा जो है इसमें, उसमें एटलीस्ट 5 मेंबर भी वुमन, मतलब 5 वुमन चाहिए और एक एससी और एक एसटी चाहिए। ऐसा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी इसमें हमने क्या किया है, अब इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संरचना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का भी है। अभी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका टर्म्स कितना है, कितने साल के लिए ये काम कर सकते हैं, इनका वर्क क्या होगा। तो ये जो है 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन। ये बोर्ड के मेंबर का टेन्योर जो है वो क्या है, 3 years, 3 वर्षा करता है बोर्डचे मेंबर काम करणार आहे। पण एखाद्या वेळेस एखाद्या बोर्डच्या मेंबरला समजा काही रिझन असेल काम न करण्याचं, तर सच मेंबर एखाद्या वेळेस 3 वर्षाकरता जरी मेन्शन केलेलं असलं तरी सुद्धा नेक्स्ट मेंबर येईपर्यंत म्हणजे त्या व्यक्तीला त्या बोर्डाच्या इथे ठेवता येणार आहे। आता कुठलेही बोर्ड कुठल्याही याला ठेवायचं म्हटलं, हम किसी बोर्ड और इसके ऊपर हम रख रहे हैं तो उनको रिम्यू करने के भी अधिकार है। रिम्यू कौन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिम्यू मेंबर रिम्यू कब करेगा, बिफोर एक्सपायरी ऑफ, मतलब 3 साल के पहले रिम्यू कब करेगा, अगर उनमें ऐसा ध्यान में आया कि रिमूव मेंबर नॉमिनेटेड बिफोर बिफोर टर्म व्हेन मेंबर एनी टाइम एखादे ने रिजाइन किया इस ऑफिस, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया है, रिजाइन किया है, तो अ मेंबर नॉमिनेटर दैट मे एट एनी टाइम रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज एक्ट। हम अगर वो सेंट्रल बोर्ड के मेंबर है तो हमको अगर रिजाइन करना है तो हमको एक रेजिग्नेशन एप्लीकेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम अभी ये यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। और अगर वैसे आने के बाद, ऐसा एप्लीकेशन आने के बाद त्या ठिकाणी ती कॅज्युअल वॅकन्सी निर्माण झाल्यानंतर तर फ्रेश नॉमिनेशन मागवून फ्रेश वॅकन्सी फिल करायचे त्यांना प्राविधान आहे, म्हणजे ऍक्ट मध्ये नमूद केलेलं आहे। आणि त्यांना काही मेंबर्स असे असतात की दे कॅन बी रिनॉमिनेटेड, म्हणजे त्यांना परत नॉमिनेट करता येतं त्यांचं टेन्युअर संपल्यानंतर। आता आपण ऑलरेडी म्हटलेलं आहे की 3 वर्षाचं टेन्युअर आहे, 3 वर्षाचं टेन्युअर संपल्यानंतर सुद्धा रिनॉमिनेट करता येतं त्या पर्सनला। त्याच्यानंतर आता हे जे आहे हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या नियमाप्रमाणेच यांचं नॉमिनेशन असतं। धिस Central Advisory Board for Disability is considered to be a central government's work under central government direction and as per central government norms and central government's as per central government's directions under section 60 and the constitution of this that I completed, and their term is of 3 years. And what is disqualification? कोणालाही कुठल्याही पदावर नेमल्यानंतर त्याला त्या पदावरनं काढण्याचे सुद्धा अधिकार असतात, तर ते केव्हा काढू शकतात, तर डिस्क्वालिफिकेशन काय आहे, इन्सॉल्वंट, नादार झाला, सस्पेंडेड और हॅज सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट्स, पैसे भरू शकला नाही, कुठल्या याच्यात हे झाला ते झाला, किंवा अनसाउंड माइंड झाला, म्हणजे थोडस मेंटल प्रॉब्लेम आला, किंवा कम्पेटंट कोणनी त्याला अनसाउंड माइंड म्हणून डिक्लेअर केला, किंवा एखाद्या ऑफेन्स मध्ये त्याला पनिशमेंट झालेली आहे, किंवा किंवा
कमिटी बोर्डचे जे तत्व आहेत त्या बोर्डच्या तत्वाच्या विसंगत तो काम करतो आहे, म्हणजे जे नॉर्म्स आहेत त्या नॉर्म्स मध्ये तो काम करत नाही आहे. तर अशा वेळी त्या व्यक्तीला सेंट्रल गव्हर्नमेंट त्याला एक कॉज म्हणजे का बरं काढण्यात येत आहे ते कॉज रिझनेबल अपॉर्च्युनिटी देईल, म्हणजे रिझनेबल त्यांनी कॉज दाखवावी मी तुम्हाला का काढण्यात येत आहे ते देऊन नंतर त्याला काढून टाकण्यात येईल आहे. आणि एकदा डिस्क्वालिफाय झालेल्या पर्सनला रिनॉमिनेशनचे अधिकार नाही. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन व्हाट, डिस्क्वालिफिकेशन किसको बोलते हैं? तो डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे बोलते हैं जो इंस्टॉलमेंट हो गया है, वो पेमेंट सस्पेंड किया है, डेब्स नहीं पे कर रहा है, उसके बाद में वो अनसाउंड माइंड है, देन डिक्लेयर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है, देन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, एखादे गुन्हे में उसको गुनेगार ठहराया गया है, देन जनरल पब्लिक का जो ये बोर्ड जिस काम के लिए है वो काम के अगेंस्ट वो व्यक्ति काम कर रहा है, तो दैट इज हिज डिस्क्वालिफिकेशन. एंड आफ्टर गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट he may be removed from that place and he is not eligible for renomination as a member. Got it? विशाल सर, विशाल सर यस मॅम. समजतंय ना? या मी या. हिंदी आणि इंग्लिश सगळं हे करते. यस यस. ओके. वैकेशन ऑफ हमारे सीट्स साथ बाय मेंबर. जावेद सर है जो मराठी समझ नहीं पाते, इसलिए आपको रिक्वेस्ट किया कि हिंदी में बात भी रखिए. हाँ हाँ हाँ. जावेद सर समझ रहा है ना? ओके. नाउ after disqualification there is a vacation of seats by members, then vacation is there, seat vacant होणार, मग सीट वॅकंट झाल्यानंतर ती भरायचे सुद्धा अधिकार, that seat was refilled renominate, that is if a member of the central advisory board becomes subject to any disqualification specified, his seat shall be vacant. ती vacant होईल, that seat was vacant and after refilling through procedure that seat was refilled. Okay. Now the central advisory board on disabilities meeting कोई भी अगर बोर्ड होता है, कोई भी कमिटी होती है, तो दैट कमिटी वर्क्स तो उनका वर्क दिखाने के लिए उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, मीटिंग वंस इन 6 months, दैट मीन्स 1 year में 2 मीटिंग्स होनी चाहिए, दैट वंस इन 6 months उनकी मीटिंग्स होनी चाहिए एंड दैट मीटिंग्स, वो मीटिंग में वो बोर्ड क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में, उन्होंने क्या क्या करना चाहिए इसके बाद. अभी ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, ये इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है shall facilitate the continuous evaluation of comprehensive policy for the empowerment of persons with disabilities. डिसेबल पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, डिसेबल पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स है, स्कीम्स है, दैट स्कीम्स का डिसेबल पर्सन फुल एंजॉयमेंट ले रहे हैं या नहीं, एज ऑफ राइट ले रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम इनका है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी. एक्चुअली इसके बारे में हम लोग बहुत डॉर्मेंट है, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं. एक्चुअली स्कीम्स का बेनिफिट नॉर्मल पर्सन जो डिसेबल नहीं है वो ही ज्यादा ले रहे हैं. देन इसके बारे में और क्या क्या करना है, उनका फंक्शन क्या है, उनका फंक्शन क्या है? एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटीज से रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी, इसके बारे में जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करना. देन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी टू एड्रेस इश्यूज कंसर्निंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. नेशनल पॉलिसी जो है
पर्सन विद डिसेबिलिटीज के नेशनल पॉलिसीज के उसके लिए डेव्हलपमेंट करणार, जो पॉलिसीज आहे. बऱ्याच पॉलिसीज अशा असतात त्या दिव्यांगांपर्यंत पोहोचत नाही, त्या दिव्यांगांना माहितीही नसतात, गव्हर्नमेंटच्या त्या ऑन रेकॉर्डच असतात बऱ्याच पॉलिसी. पण खूप साऱ्या पॉलिसीज आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला स्टडी करणं याच्यानंतरच आपलं ते त्याच्यावरच ठेवावं लागणार आहे असं मला तरी वाटत आहे. रिव्ह्यू अँड कोऑर्डिनेट द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ डिपार्टमेंट्स. कुठल्या पॉलिसी, कोई भी पॉलिसीज, कोई स्कीम्स, कोई योजना जो है वो अगर है तो वो कौन से डिपार्टमेंट की है, क्या है, उसके लिए कोऑर्डिनेट करना, रिव्यू करना, उसके बाद में वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से मिलना, डीलिंग्स करना, ये बोर्ड का काम है. देन टेक अप द कॉज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विद द कंसर्न अथॉरिटीज and the international organizations with a view to provide for schemes and projects for the persons with disabilities in the national plan. National plans में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के रिलेटेड जो स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, उसके बारे में वर्क करना. देन रिकमेंड स्टेप्स टू इंश्योर एसेसिबिलिटी. वंस अगेन फिर से हम वही पॉइंट पे आए हैं, एसेसिबिलिटी के लिए क्या स्टेप्स लेनी चाहिए. देन रीजनेबल अकोमोडेशन दिव्यांगों के लिए है या नहीं. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव त्यांच्यामध्ये भेदभाव है क्या उनमें, वो देखना चाहिए. देन एनवायरमेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ. सी, दिव्यांग दिव्यांग है करके उनको हर जगह पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन जो हमारे चैप्टर में अर्लियर चैप्टर में था इंक्लूजन, तो उनमें उनका पार्टिसिपेशन है या नहीं, सोशल लाइफ में उनका पार्टिसिपेशन है या नहीं, ये कमिटी, ये बोर्ड तय करता है. मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ लॉज, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. सिर्फ लॉज पॉलिसीज निकाल के नहीं होगा तो उस पे मॉनिटर, लक्ष देणार त्याच्याकडे, मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये पॉलिसीज का. देन असाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम इस दिव्यांगों के रिलेटेड डिफरेंट पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में असाइन किए हैं, वो सब काम ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर डिसेबिलिटीज वाले कमिटी मेंबर्स सब करते हैं. लाइक दैट सेक्शन 66 से हमारा आ रहा है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी. स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की संरचना भी इसी प्रकार है जिस प्रकार सेंट्रल की है, लेकिन यहाँ पे स्टेट के मेंबर्स रहेंगे, सेंट्रल में सेंट्रल के मेंबर्स रहेंगे. इसमें भी इसमें भी इनका जो टर्म है, इनका भी टर्म 3 इयर्स है, 3 इयर्स है. और कैजुअल वैकेंसी, जिस प्रकार इनकी वैकेंसीज वो इंसॉल्वेंट होने के बाद डिस्क्वालिफाई, सेंट्रल में जैसा डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वैकेंसी आती है, उसी प्रकार इनका भी है. तो हम इस बारे में लिटिल बिट ये करेंगे. तो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी, एसएबीडी बोलेंगे हम शॉर्ट में उसको. तो इसमें भी मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर, देन सेक्रेटरीज ऑफ लिटरेसी, हायर एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड, फाइनेंस, पर्सनल ट्रेनिंग, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, ये सब होते हैं. देन 3 मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ हुम 2 shall be elected by लोकसभा दो और राज्यसभा. 5 members who are experts in field of disability and like same, nothing different. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जशी संरचना आहे तशी स्टेट गव्हर्नमेंटची आहे, ह्याच्या स्टेटचे मेंबर्स आहेत. तर आता यांचं जे टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस ऑफ मेंबर्स, तर टर्म्स काय, त्यांच्या टर्म्स काय आहे, ऑन विच टर्म दे वर्क, वो कौन से टर्म में काम करते हैं, इसलिए तो उनका टर्म होता है कितने टाइम के लिए काम करेंगे, वो 3 साल के लिए, नॉमिनेट करने के बाद 3 साल के लिए. तो वो अगर टर्म एक्सपायर भी होता है तो उसका सक्सेसर नेक्स्ट मेंबर आते तक उनको कंटिन्यू वो कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजो दिया है. अगर 3 साल खत्म भी हो गए लेकिन अगला नेक्स्ट पर्सन नहीं आया है, तो उनको जब तक वो नेक्स्ट पर्सन नहीं आता तब तक उनको वो टर्म मेंटेन करना है. स्टेट गवर्नमेंट रिमूव कर सकते हैं अगर उनको ये टर्म के पहले कोई प्रॉब्लम आया, डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, जैसे कि एडजस्ट इंसॉल्वेंट, देन सस्पेंडेड डेब्ट्स पेमेंट नाही किया है, इंसॉल्वेंट है, नादार झालेला आहे, म्हणजे कर्जबाजारी झालेला आहे, देन अनसाउंड माइंड हो गया है, देन कंपेटेंट कोर्ट ने उसका अनसाउंड माइंड करके डिक्लेयर कर दिया है, देन
किसी ऑफेन्स के लिए कोणत्या गुन्हा करता त्याला जेल झालेली आहे किंवा तो गुन्हेगार ठरलेला आहे, तर किंवा मॉरल टर्पिट्यूड म्हणजे नीच कुठलं तरी असं याचं काम केलेलं आहे असे, आणि असं हॅज बीन कन्व्हिक्टेड ऑफ अन ऑफेन्स, ते किंवा अं, ते याला काय म्हणतात ते, कुठलं असं ज्याच्यामध्ये आपल्या देशाचं किंवा याचं कुठल्या कायद्याचं उल्लंघन केलेलं काम केलेलं आहे, तसं तर असं असेल तर तो, आता हे जे आहे, ये डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद अगर एखादे पर्सन को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कॉज दिखाने के लिए कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्वालिफाय किया है. एक पर्सन सपोज इन्सॉल्वंट आहे म्हणून डिस्क्वालिफाय केलं, तर त्याला रिजनेबल अपॉर्च्युनिटी दिली जाईल की तू रिजनेबल झाला म्हणून तुला या कमिटीमधनं काढलेलं आहे. तर मग त्याला बोलता येईल की मी काय प्रॉब्लेम आहे, त्याला त्याची बाजू मांडता आली पाहिजे. याच्यासाठी हे सगळं म्हटलेलं आहे. आणि हे जे डिस्क्वालिफाय केलेले जे मेंबर आहे इज नॉट एलिजिबल फॉर रिनॉमिनेशन ॲज ए मेंबर. त्या कमिटीवर परत मेंबर म्हणून त्यांना रिनॉमिनेट करता येणार नाही. परत वॅकन्सीज ऑफ सीट जशी ती सेंट्रलची होती तशीच मग डिस्क्वालिफाय झाल्यावर त्यांची सीट वॅकंट होणार, मग थ्रू प्रोसिजर परत फिल करणार. मीटिंग वन्स इन एव्हरी 6 मंथ्स लाईक दॅट ओनली. आता स्टेट फंक्शन ऑफ स्टेट ऍडवायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी यांचं फंक्शन काय आहे, प्रोव्हिजन यांना काय करायचं आहे, दिव्यांगांच्या योजना सेम सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे काय एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसॅबिलिटीज, एन्जॉयमेंट ऑफ राईट्स, त्यांचे राईट्स, त्यांच्या पॉलिसी स्कीम्स याच्याबद्दलची माहिती दिव्यांगांपर्यंत पोहोचवायची आहे. त्यांचे गव्हर्नमेंटला ऍडवाइस करायचं आहे, स्टेट गव्हर्नमेंटला ऍडवाइस करायचं आहे दिव्यांगांच्या पॉलिसीज, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन प्रोजेक्टसाठी. त्याच्यानंतर स्टेट पॉलिसीज डेव्हलप करायचे, स्टेट पॉलिसीज डेवलप करना है, गवर्नमेंट को पॉलिसीज, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन के लिए एडवाइस करना है. देन ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग दिव्यांग, ऑल एक्टिविटीज रिगार्डिंग डिसेबल्ड पर्सन्स अगर रिव्यू कोऑर्डिनेट करना है. अगर किसी एरिया में दिव्यांगों की फैसिलिटी योजना का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट करना, रिव्यू करना, ये काम करना है इस कम्युनिटी को. देन स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट के प्लान्स बनाना है. स्टेप्स टू इंश्योर एसेसिबिलिटी के लिए, इंक्लूजन के लिए, रिजनेबल अकोमोडेशन के लिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए ऐसा इन्वायरमेंट तयार करना है और दिव्यांगों का पार्टिसिपेशन होने के लिए काम करना है. हे आता मी मराठीत परत एकदा सांगते, कारण हे लक्षात येत नाही, हिंदीवाल्यांना लक्षात येतं मराठीत. आता ही जी कमिटी आहे, ही कमिटी काय करते, तर ही कमिटी दिव्यांगांबद्दलच्या ज्या पॉलिसीज आहे, स्कीम्स आहेत त्या एम्पॉवर करेल. त्याच्यानंतर त्यांचे राईट्स, दिव्यांगांना त्याचे अधिकारांचं हनन होत आहे का ते पाहिलंय. त्या अधिकारांचं हनन होत असेल तर त्याच्याकरता काम करेल. त्याच्यानंतर गव्हर्नमेंटला ऍडवाइस करेल, डेव्हलप पॉलिसीज आणि हे डेव्हलप करण्यासाठी गव्हर्नमेंटला डेव्हलप करेल. त्याच्यानंतर रिव्ह्यू कोऑर्डिनेट करेल, या पॉलिसीचा बेनिफिट सगळ्यांना मिळत आहे की नाही या बाबतीत कोऑर्डिनेट, म्हणजे 1 to 1% जाऊन नाही राहणार की त्या एरियामध्ये त्या पॉलिसीचं बेनिफिट त्या त्या व्यक्तीला मिळत आहे की नाही ते पाहण्यासाठी प्रयत्न करेल आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर हे जे स्कीम्स आणि प्रोजेक्ट्स आहेत ते स्टेटचे प्लान्स बनवेल. त्याच्यानंतर ऍसेसिबिलिटी म्हणजे दिव्यांगांना कुठल्याही ठिकाणी कुठल्याही याच्यात जाण्या येण्याकरता वावरताना जे त्रास होतात ते त्रास होत आहे का, किंवा
त्या त्रासाच्या संदर्भात काही जे डिफिकल्टीज आहेत त्या संदर्भात काही मॉडिफिकेशन्स केले आहे का? जसं मी म्हटलं रॅम्प पाहिजे, व्हिज्युअल याच्यासाठी साईन बोर्ड्स वगैरे पाहिजे, त्याच्यानंतर यांच्यासाठी ब्रेल लिपीतले वगैरे पाहिजे, असं सगळे ऍसेसिबल म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आहे का, या बाबतीत ही पाहिजे. रिझनेबल अकोमोडेशन मिळत आहे का, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, दिव्यांग आणि नॉर्मल पर्सन याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनेशन केल्या जात आहे का कुठल्याही. हे पहा, एखाद्या ऑफिसमध्ये एक नॉर्मल पर्सन आणि एक दिव्यांग पर्सन या दोघांचं जर तिथे त्याच्यामध्ये डिस्क्रिमिनेशन केल्या जात असेल, डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे भेदभाव, भेदभाव म्हणजे तू दिव्यांग आहे, तुला काही येत नाही, तू करू नको असं म्हणणं, किंवा त्या दिव्यांगाला त्या प्रत्येक वेळी त्याच्याकडे नाही करणं, तर ते डिस्क्रिमिनेशन झालं. दिव्यांग सुद्धा चांगलं करू शकतो हे दाखवायसाठी म्हणून ही कमिटी आहे ऍक्च्युली, की तो सुद्धा करू शकतो. त्याचे जे राईट्स आहेत ते राईट्सचं हनन होऊ नये म्हणून या कमिटीला हे सगळं सोपवलेलं आहे. तर आता ही जी हे स्टेट गव्हर्नमेंटनी जे जे काम दिलेलं आहे, जे जे असं साईन केलेलं आहे, ते सगळं लॉज लॉचा इम्पॅक्ट होत आहे की नाही, पॉलिसीज इम्प्लिमेंट करताना लॉचा इम्पॅक्ट होत आहे की नाही, त्याच्याबद्दल प्रोग्राम्स घेतले जात आहे की नाही पॉलिसीच्या वरती, ह्या सगळ्या गोष्टी या स्टेट लेवल स्टेट ऍडवायझरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी म्हणजे SABD मध्ये ते असतं. आता यांची जी स्टेट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी जी आहे, तर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब केलेल्या, स्टेट गवर्नमेंट ने बताए हुए सब ये स्टेट ये कमिटी काम करेंगे। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी टू परफॉर्म फंक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के है, उसी प्रकार ये भी कमिटी काम करेगी। तो इस प्रकार सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल की ये कमिटी है। ये कमिटी हमारे दिव्यांगों के लिए काम करने वाली कमिटी है। दिव्यांगों के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे क्या देखने वाली कमिटी है। तो इसी प्रकार ये हमारा चैप्टर 11 यहाँ पे हम खत्म करते हैं। कोणाला काही क्वेरी, किसी को कोई क्वेरी है? विशाल सर। मैम, जैसे कि आपने ये सारी कमेटी के बारे में बताया, तो इसमें हम्म, मिनिस्टर भी है, सेक्रेटरी लेवल के लोग भी, यानी कि हाँ हाँ हाँ, ऑफिसर्स भी है। इसके अलावा NGOs भी है हम्म, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। हम्म, तो ये यस, इसमें आपने ये भी बताया कि वंस इन 6 मंथ ये मीटिंग होना हाँ, जरूरी है, आइदर इन सेंट्रल और स्टेट। तो यस। समझो अगर ये मीटिंग्स नहीं लिए या फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो इस इन कमिटी के ऊपर मॉनिटरिंग के लिए कोई गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल कमिटी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमिटी। ओके। मॉनिटरिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल कमिटी के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट कमिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट के लिए DM डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट, ये इनको मॉनिटरिंग करेंगे। आपल्या शाळेमध्ये जशा कमिटीज बनवतात त्याच्या मीटिंग्स होतात शाळांमध्ये, है या माहिती आहे? या प्रत्येक शाळांमध्ये कमिट्या बनवतात अशा। आपल्या शाळेमध्ये आपल्याला मॉनिटर एक असतो, त्याच्यानंतर एक डिसिप्लिन वाले एक असतं, असं हे असतं। तर तसं तर त्या सगळ्यांवर मॉनिटर कोण करत असतो? क्लास टीचर करत असतो, आणि त्या क्लास टीचरने ती कमिटी घेतली, मीटिंग घेतल्या नाही की काय, हे पाहण्याचं काम कोणाचं असतं? प्रिन्सिपलचं। तसं स्टेट गव्हर्नमेंटची असेल तर स्टेट गव्हर्नमेंट, आणि स्टेट लेवल वाली कमिटी असेल तर स्टेट गव्हर्नमेंट, आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, सेंट्रल कमिटी असेल तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, ते त्याच्यावर मॉनिटरिंग करतात। ओके। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके मन में कुछ सवाल होगा, इसके बारे में क्यूरीज होगी, तो अनम्यूट करके बात कीजिएगा। जावेद सर, डॉक्टर सुनीता मैम, बांसे सर, अनुराधा मैम, जिनको भी बात करना है अनम्यूट करके बात कीजिए, कि ये कहाँ तक समझ में आया, और अगर नहीं समझ में आया तो क्या नहीं समझ में आया, ये भी बताना। प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। हमारा प्रयास यही है कि ये जो लॉज है, जो लोगों को ज्ञात नहीं है, लोगों के लिए अज्ञात है, उनको ज्ञात कराने के लिए हमारी कोशिश चल रही है। दिस इज अ स्मॉल स्टेप फॉर
दिस लर्निंग्स, तो आप अनम्यूट करके बात कीजिएगा। हॅलो मॅडम. मॅम खूप छान सांगितलं तुम्ही. तशी क्वेरी अच्छा, म्हणजे धन्यवाद. बऱ्याचशा होत्या त्या ऑलरेडी क्लिअर हा, झालेत हा. तुमच्यातून. माझा आणि प्रॉब्लेम अशा फक्त आपल्या हिंदीमध्ये हिंदीमध्ये थोडं लँग्वेजचा प्रॉब्लेम येतो आपल्याला. हा हा फ्रँकली हा हा सांगायचं तर, कारण ऍक्ट मला इंग्लिश मध्ये असतो आणि आपण वर्क पर्टिक्युलर मराठी. शब्द नाही सांगता येत त्याच्यावरती मग हा, हिंदीमध्ये. तर त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. ओके. पण जे नाही सांगितलं ते समजलं ना? हो हो अगदी अगदी. चला, ह्या थँक्यू व्हेरी मच. DPWD मध्ये किती चॅप्टर आहेत टोटल? कशामध्ये? या ऍक्ट मध्ये का? हा ऍक्ट मध्ये 17 चॅप्टर, 17. 17 चॅप्टर्स आहेत. अच्छा, म्हणजे 11 आता झाले, आपले अजून आता 6 आपले आहेत. 11 झालेले आहेत. अजून 6 राहिलेले आहेत. दोन दोन मीटिंग मध्ये पूर्ण होऊन जातील आता. ओके ओके ओके. छान छान झालं. हाँ मैडम, धन्यवाद, मला धन्यवाद. मुझे एक बात करनी थी। हाँ, टेम्परेरी डिसेबिलिटी के बारे में आपने इसमें एक ये एक्ट में कोई है क्या, उस पर कोई बात रखी क्या? क्योंकि टेम्परेरी एक्ट में अभी बहुत सारा सुनने को मिलता है कि कोई नौकरी में अपना टेम्पररी डिसेबिलिटी मीन्स आफ्टर एक्सीडेंट वाली डिसेबिलिटी है क्या ये? नहीं नहीं, अभी मैडम का उसमें टेम्परेरी जैसा किसी को सुनने नहीं आता, किसी को और कोई जो भी है वो, तो ऐसे ऐसे में बहुत सारे गवर्नमेंट में लोग जो नौकरी पेशा में लोग है वो फायदा उठा रहे हैं, तो हाँ, बदली वगैरह होने के हाँ, हाँ। तो वो हम लिए वैसे भी ये बोल एक्ट रहे में हैं ना, कोई। डिस्क्रिमिनेशन। सी, आप मराठी समझते हैं? मराठी भी समझते हैं, लेकिन नहीं। जानने वाले हिंदी भी जानने वाले हैं ना इस पे, इसलिए मैं हिंदी में भी बात कर रहा अच्छा, हूँ। सुनो। टेम्पररी डिसेबिलिटी मीन्स आप जो सर्टिफाइंग डिसेबिलिटी है उनको हम डिसेबिलिटी बोलेंगे, राइट? सर्टिफिकेशन होने के बाद यूडीआईडी जो मिलता है वो सर्टिफिकेशन हो गया कि दिस पर्सन इज डिसेबल्ड पर्सन, राइट? टेम्पररी डिसेबिलिटीज आर दैट जो राइज आउट ऑफ एक्सीडेंट वगैरह, वो टेम्पररी बेसिस होता है। तो दैट उसका परसेंटेज होता है टेम्पररी डिसेबिलिटी का। अबव 40% डिसेबिलिटी है तो उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। रिजर्वेशंस के लिए वही कंसीडर करेंगे, टेम्पररी वाला कंसीडर करेंगे नहीं। और आपका जो क्वेश्चन है ऑफिस में, इसमें वो मेरे को फिर से एक बार दोहराओ। मैडम वो ऑफिस में कैसा है, जिसे कोई कान में से बहरा हो गया तो वो बोलता कि मैं वो टेम्परेरी हाँ, सर्टिफिकेट बना के लाता और बदली में अपना गांव में जमा लेता हूँ, हाँ। ऐसे इसके बारे में। हाँ। अच्छा, ओके, ओके, दैट इज नॉट दैट, वो करेक्ट नहीं है, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। वो जो टेम्पररी डिसेबिलिटी है, वो जो सर्टिफिकेट लाता है, दैट सर्टिफिकेट कैन बी चैलेंज बिफोर दी सर्टिफाइंग अथॉरिटी। हम चैलेंज कर सकते हैं, हम कोर्ट में भी जाके कर सकते हैं। ओके, ऐसा थैंक यू बहुत हो मैडम। रहा है। हाँ थैंक यू मैडम, बहुत अभी बहुत सारी बातें करनी थी अभी इसके बारे में। इसके बाद में जो जो रोड एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो जो भी होता है, तो उसको हाँ, वो एक्ट के ऊपर भी अपन बात रखेंगे बाद में, जब भी आपको अच्छा, उस पर ओके, नो बात रखना है। प्रॉब्लम। मेरा नंबर, हाँ, वो तो है ले आपका लेना। नंबर तो है मेरे पास में। हाँ, तो अगर है कुछ मैडम नंबर। डिफिकल्टी हो लीगल तो मेरे से बात करना, नो जी प्रॉब्लम। जी मैडम, ठीक है? चलो थैंक यू मैडम, बहुत ओके, अच्छा लगा बात करके। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भांसे सर। जावेद सर, अनुराधा मैम। हेलो। हाँ बोलिए जावेद सर। थैंक यू एडवोकेट प्राची जी। बहुत अच्छा लगा कि व्हाट वी हर्ड फ्रॉम यू इट इज ऑल अबाउट द लॉ. Every person with यस, disability should have good knowledge about his laws. Then only he यस, can fight for the protection of his right. ऑफ कोर्स, देन ही Otherwise, कैन रेज। it is ओके, a ओके, tool यस, यस, tool towards our protection of rights, and we should always know the rights, use the यस। rights for our safeguard of the rights. And uh, I just want to know, when these committees have not been formatted in various districts, even states, so what should we do for that? वी हैव टू रेज दैट। उन लोगों को हमको बताना पड़ेगा कि ऐसी कमिटीज है, लेकिन वो हुई है या नहीं। हमको, वी आर ऑल्सो अनअवेयर about that, whether that committees are there or not, right? Huh?
we have to see whether that committees are available on state level, central level or district level. District level pe committee on paper, all committees are there on paper, but whether they are working, whether their meetings are there or not, that was monitored by central government, state government and district magistrate respectively. But वो वर्क कर रही है नहीं, वो उनका वर्क हो रहा है नहीं, हमारे तक तो नहीं पहुंच रहा है, frankly speaking. And that's why, to get aware of the laws of disabled persons, we are started this Learn the Laws webinar for people, so that the people might know the problems, what are the problems of persons with disability, that what was the solution for that. That's why we have started this. We have tried to start this only from this act first. Thank you, ma'am. Vishal sir is requested to have a series of these programs because law is very big. It is comprising of various sections, various chapters. We should have good knowledge about the inclusive sports census, Yes. accessibility, employment, Yes. education, Oh, yes. the commissioner for person with disabilities, and the best part in this Rights of Person with Disabilities Act is the when we are abused, humiliated, we can go with the law and have a punitive action about the perpetrators. Yes. That was after these chapters, punitive actions and fines, and that was again we will take next chapter. Then that was there. Thank you. Okay. Thank you. थैंक यू जावेद सर. अनुराधा मैम. हॅलो सर. हाँ मी बोलिए आज मैम. फर्स्ट टाइम अटेंड केली आहे. छान झालं. मॅडमनी व्यवस्थित सांगितलं ते. तरी मला काही पूर्ण नाही कळलं, पण मॅडमनी पूर्ण माहिती दिलेलं आहे. ह्यापुढे परत अटेंड करते. काही कन्फ्यूज मॅडम आहे. ते कसं झालंय की पहिला ऍक्ट माहिती नाहीये ना, हां. हे मध्ये झालं ना, म्हणून मी पहिल्या याचं थोडं रिकॅप घेतलं, पण ते पूर्ण रिकॅप घेतलं तर मला 4 दिवस लागतील हो, रिकॅप घ्यायला हो. आणि मग कंटिन्यू मध्ये यायला. नाही मॅडम, मी त्याच्यामुळे फर्स्ट तुम्हाला ते टाइम पहिलं अटेंड हा केलंय त्यामुळं. हा हां. त्याच्यामुळे आता इथून तुम्हाला पुढे लक्षात येईल. हो नो मॅडम. प्रॉब्लेम. आणि काही पण क्वेरी असेल तर यू कॅन आस्क मी. हे ऍक्शन मध्ये आणायला खूप वेळ लागतंय असं मला हो वाटतंय. हो 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 एखाद हो. क्रांती घडायला वेळच लागतो ना. हो. क्रांती घडवायची आहे आता आपल्याला संघटित होऊन क्रांती घडवायची आहे. हो त्याला मॅडम. वेळ लागणार आहे. हो. थँक यू मॅम. त्याच्यासाठी आपलं संघटन गरजेचं आहे. ओके. थँक्यू. थँक यू सर. थैंक यू अनुराधा मैम. बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट प्राची मैम. आपने थँक्यू. मतलब मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने और राजू सर ने ये जो इनिशिएटिव लिया है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और लोगों तक ये सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉज हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे. तो ये सारा एफर्ट्स आपका है. हम तो एक निमित्त है कि हम ये होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे सारे लॉयर्स और मोस्टली तो आप दोनों तो हर हफ्ते आकर किसी को कौन सा चैप्टर लेना है ये सारा तय करते हो. तो ये आपका बड़प्पन है कि आप ये सारे जिम्मेदारी लेके ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया. मैं माय तो प्लेजर शुक्रिया सर. नहीं, मैंने शुक्रिया अदा नहीं नहीं, इट्स करूंगा माय क्योंकि प्लेजर. हम तो एक ही टीम से एक ही परिवार से हैं. तो नहीं, ऑफ ये तो कोर्स. इनिशिएटिव आपका है. तो मुझे इसलिए कि आपने जो किया है शुरू उसका जिक्र होना चाहिए, इसलिए मैंने बात रखा. और जैसे कि ये धीरे धीरे एक एक चैप्टर अगर हम दे सकते हैं लोगों को तो इससे फायदा ही होगा लोगों का. और इन ब्रेक मतलब दो दो तीन तीन चैप्टर्स लेकर हम लोगों तक पहुंच. और जैसे कि हमारा पिछले मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ था कि आफ्टर दिस लॉ सीरीज हम अलग अलग टॉपिक लेंगे. और दूसरी बात कि हर आफ्टर 2 और 3 मंथ्स जैसे कि आपने कमिट किया है राजू सर और आपने कि हम लॉ क्लिनिक जैसे
लोगों को सलाह देने के लिए भी काम करेंगे। तो एक एक स्टेप Yes, हम yes, आगे yes. जाते रहेंगे। और इसके लिए We are हम ready 24/7. यस मैम, I am ready थैंक यू। 24/7. थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी समापन की तरफ Thank you. जाते हैं। और जैसे कि आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में ये दोनों चैप्टर के बारे में हमें सिखाया, हमें ज्ञात किया उसके बारे में। तो ये मेरे लिए नहीं लेकिन सभी लोगों के लिए ये बहुत नया नॉलेज हेल्पफुल रहेगा। ऐसे बात रखकर मैं रुकता हूँ। आपको कुछ समरी में बोलना होगा तो आप बात रखिएगा, फिर हम प्रार्थना से समापन करेंगे। नाही नाही, थँक्यूची गरज नाही सर. आपलं सगळ्यांचं सारखं काम आहे. आय एम रेडी फॉर 24/7. डोंट वरी. कोणालाही काय क्वेरी असेल तर आय एम रेडी. डोंट वरी. आणि थँक्यू व्हेरी मच मला बोलायची संधी दिली. ओके, थैंक यू मैम। हम एक छोटी सी प्रार्थना से आज के इस वेबिनार का समापन करते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेबं गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच नानक होसी भी सच। थैंक यू वेरी मच सभी को। हम अगले वेबिनार में फिर से मिलते हैं। थँक्यू.